हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 20 वित्तीय प्रशासन। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम करेंगे भारत में निष्पादन बजट। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1954 में लोकसभा में वित्त मंत्रालय के बजट पर नियंत्रण पर बहस के समय निष्पादन बजट की वकालत की गई। तत्पश्चात द्वितीय अनुमान समिति ने भी क्रमिक रूप से निष्पादन बजट की अवधारणा स्वीकार करने हेतु सिफारिश की। निष्पादन बजट के प्रश्न पर विचार करने हेतु वित्त मंत्रालय ने अमेरिकी विशेषज्ञ F.W. क्रॉस को आमंत्रित किया, जिन्होंने सरकारी विभागों लोक उद्यमों में विभिन्न चरणों में निष्पादन बजट की प्रयुक्ति पर सलाह दी। बाद में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी निष्पादन बजट को सभी विभागों में अपनाने तथा सभी विभागों में अपनाने से पहले 2-3 विभागों में प्रयुक्त करने का सुझाव दिया। उपरोक्त सिफारिश के आधार पर वर्ष 1968-69 में 4 केंद्रीय मंत्रालयों हेतु निष्पादन बजट तैयार किया गया। वर्ष 1969-70 में 5 और मंत्रालयों में इसमें शामिल किया गया। वर्ष 1975-76 में सभी केंद्रीय मंत्रालयों में इसे अपना लिया गया। राज्य सरकारों ने भी सबसे पहले वर्ष 1970-71 में केरल, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हुआ। अब यह सभी राज्यों में अपनाया जा चुका है। निष्पादन बजट की हानि। इस बजट की हानियां निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट है, निष्पादन बजट कार्यक्रमों व परियोजनाओं का केवल परिमाणात्मक मूल्यांकन करता है, गुणात्मक नहीं। सेकंड पॉइंट है, ऐसे कार्य जिन्हें मापा नहीं जा सकता उनके लिए इस बजट की उपयोगिता सीमित है। थर्ड पॉइंट है, निष्पादन बजट से बजट प्रक्रिया की प्रशासनिक कमियां दूर नहीं हो पाती हैं। निष्पादन बजट की सफलता हेतु कार्यक्रमों तथा क्रियाकलापों के आधार पर वर्गीकृत सुसंगठित विभागों एवं अभिकरणों की आवश्यकता होती है, किंतु व्यवहार में इस प्रकार का वर्गीकरण संभव नहीं। कार्यक्रम के वित्तीय और भौतिक पहलुओं में तारतम्य बिठाना बहुत कठिन होता है। इसके अभाव में सही बजट अनुमान लगाना कठिन होता है। शून्य आधारित बजट। परंपरागत बजट प्रक्रियाओं में पिछले वर्ष के व्यय को आधार मानकर उनमें क्रमिक वृद्धि कर ली जाती है, अर्थात केवल नए प्रस्तावों पर ही विचार विमर्श होता है। पिछले वर्ष के पुराने व्यय को स्वीकृत ही माना जाता है, उस पर विचार विमर्श नहीं किया जाता। उसके विपरीत शून्य आधारित बजट में सभी व्यय वर्तमान तथा भविष्य के लिए अनुमानित पर विचार विमर्श किया जाता है तथा पिछले वर्ष के बजट को आधार नहीं माना जाता। शून्य आधारित बजट प्रक्रिया की अवधारणा औपचारिक रूप से पहली बार 1969 में अमेरिका में अपनाई गई थी। पीटर ए पियर को इस तकनीक का जन्मदाता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पीटर एंड पियर को। राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने अमेरिका में इस बजट तकनीक को अपनाने पर बहुत अधिक बल दिया था। वर्ष 1978 के वित्तीय वर्ष में से इस तकनीक का प्रयोग संघीय विभागों में किया जाने लगा। शून्य आधारित बजट की परिभाषाएं। शून्य आधारित बजट प्रक्रिया उद्देश्यों को निश्चित तथा प्रसारित करने, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बहुत से वैकल्पिक ढंग का पुनरीक्षण करने, लाभ, लागत तथा लागत प्रभावशीलता विश्लेषणों के द्वारा सर्वोत्तम विकल्प को चुनने, उद्देश्यों तथा कार्यक्रमों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने, कम प्राथमिकता से अधिक प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में स्रोतों के अंतरण करने तथा जो कार्यक्रम अपनी उपयोगिता खो चुके हैं उन्हें निश्चित करने तथा निकाल देने की अपेक्षा करती है। शून्य आधारित बजट से अभिप्राय बजट की उस क्रियाविधि से है जिसमें किसी विभाग द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद पर भी
फिर से विचार करके नई मदें जो मानते हुए मूल्यांकन नए सिरे से करना। रोनाल्ड सी बॉक के अनुसार शून्य आधारित बजट एक प्रबंधकीय उपकरण है जो सभी नवीन व चालू क्रियाओं पर एक कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए सुव्यवस्थित विधि प्रदान करता है तथा उसके विवेक से बजट में कमी या वृद्धि स्वीकृत करता है और निम्न से उच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में संसाधनों के पुनः आवंटन की स्वीकृति प्रदान करता है। चार्ल्स टी हॉर्नग्रेन के अनुसार शून्य आधारित बजट एक विस्तृत एवं समय साध्य पद्धति है जिससे प्रबंधकों को अपनी गतिविधियों तथा व्यय के औचित्य को इस प्रकार प्रमाणित करना पड़ता है जैसे वे पहली बार प्रारंभ किए जा चुके हों। शून्य आधारित बजट के लक्षण। शून्य आधारित बजट के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इस बजट प्रक्रिया में अनावश्यक व निरर्थक व्ययों को समाप्त कर दिया जाता है। इससे बचे हुए धन का प्राथमिकता के आधार पर आवंटन किया जाता है। सेकंड पॉइंट है, इस बजट प्रक्रिया में व्यय का युक्तिकरण किया जाता है तथा दोहरे व्यय को समाप्त कर दिया जाता है। थर्ड पॉइंट है, उचित मूल्यांकन तकनीकों के माध्यम से व्यय की वैकल्पिक रीतियों पर विचार किया जाता है तथा सर्वोत्तम विकल्प को चुना जाता है। व्यय की अच्छी तरह समीक्षा करके इसे उत्पादनकारी तथा प्रभावकारी बनाया जाता है। निर्णय खंडों को संस्था के उद्देश्यों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। शून्य आधारित बजट प्रक्रिया की कार्यविधि। शून्य आधारित बजट प्रक्रिया की कार्यविधि निम्न बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, संस्था के संगठन उद्देश्य तथा निर्णय इकाइयों की सही पहचान करना। सेकंड पॉइंट है, निर्णय पैकेजों को विकसित करना। थर्ड पॉइंट है, निर्णय पैकेजों की समीक्षा करके उन्हें प्राथमिकता के आधार पर श्रेणीबद्ध करना। फोर्थ पॉइंट है, स्रोतों का आवंटन करके बजट बनाना। और फिफ्थ पॉइंट है, बजट की कार्यवाही आरंभ करना तथा आवश्यक संशोधन करना। शून्य आधारित बजट प्रक्रिया के लाभ। शून्य आधारित बजट प्रक्रिया के लाभ निम्नलिखित हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इसमें सभी कार्यक्रमों का लागत लाभ विश्लेषण होता है। इससे योजना बनाने तथा बजट बनाने में सुधार होता है। सेकंड पॉइंट है, निर्णय पैकेजों को विकसित करने हेतु विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा प्रबंधन में विचार विमर्श होता है। थर्ड पॉइंट है, विभिन्न स्तरों के अधिकारियों व विशेषज्ञों के मध्य विचार विमर्श टीम भावना को बढ़ाता है। फोर्थ पॉइंट है, इस तकनीक से उद्देश्य द्वारा प्रबंध को लागू करने एवं उसके क्रियान्वयन को प्रयोग में लाती है। फिफ्थ पॉइंट है, यह बजट प्रक्रिया निर्णय लेने में विकेंद्रीकरण की विधि को बढ़ाती है। सिक्स पॉइंट है, इस बजट प्रक्रिया में उद्देश्यों को बेहतर रूप से स्पष्ट किया जाता है। सेवन पॉइंट है, यह बजट मितव्ययिता को बढ़ावा देता है क्योंकि अलाभकारी कार्यक्रमों को इसमें निकाल दिया जाता है। शून्य आधारित बजट की कमियां। शून्य आधारित बजट की निम्नलिखित कमियां हैं। फर्स्ट पॉइंट है, उच्च अधिकारियों व विशेषज्ञों की सहायता की बहुत आवश्यकता होती है। सेकंड पॉइंट है, इसके क्रियान्वयन हेतु बहुत प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता होती है जिसकी पर्याप्त उपलब्धता में कठिनाइयाँ होती हैं। थर्ड पॉइंट है, निर्णय पैकेजों को विकसित करना तथा प्राथमिकताओं के आधार पर उन्हें श्रेणीबद्ध करना भी एक कठिन कार्य है। फोर्थ पॉइंट है, यह बजट प्रक्रिया अधिक खर्चीली तथा समय साध्य है। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1983 में विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग में इस बजट प्रक्रिया को प्रयुक्त किया गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना में भी इस बजट प्रक्रिया को अपनाने पर बल दिया गया। वर्ष 1987-88 में सभी मंत्रालयों द्वारा इस बजट प्रक्रिया को अपनाने की सिफारिश वित्त मंत्रालय द्वारा की गई थी, लेकिन भारत में यह बजट प्रक्रिया सीमित रूप से सफल हो सकी क्योंकि यहाँ इसे लागू करने से संबंधित कुछ व्यवहारिक समस्याएं थी, जैसे इसके प्रयोग से कागजी कार्यवाही बहुत बढ़ जाती है। सेकंड, विशेषज्ञों, कर्मचारियों और मशीनों की अत्यधिक आवश्यकता होती है। थर्ड, अधिक समय, लागत आदि के कारण अधिक खर्चीली होने के कारण यह भारत जैसे विकासशील देशों के लिए अधिक व्यवहारिक पद्धति नहीं साबित हो सकी। फोर्थ पॉइंट है, निर्णयों
बुलंदों को प्राथमिकता के आधार पर श्रेणीबद्ध करते समय योजनाबद्ध व गैर योजनाबद्ध व्यय में अंतर करना व्यवहारिक नहीं। अतः शून्य आधारित बजट प्रक्रिया के लाभों को प्राप्त करने के लिए तथा इससे जुड़े समस्याओं को दूर करने हेतु निष्पादन बजट में शून्य आधार बजट प्रक्रिया के तत्वों को जोड़ने की आवश्यकता है। एक अच्छी सूचना व्यवस्था के विकास की आवश्यकता है। इस बजट प्रक्रिया से संबंध लोगों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। वस्तुतः इस बजट प्रक्रिया के लाभों को नकारा नहीं जा सकता, अतः इसके लाभों को प्राप्त करने हेतु आवश्यक है कि इसकी प्रयुक्ति सही ढंग से की जाए। आउटकम बजट 2005-06 में आउटकम बजट पेश किया गया था। कब किया गया था? 2005-06 में। आउटकम बजट विगत एक दशक में हुए बजटीय सुधारों ने कई नए प्रकार की बजट प्रणालियों का विकास किया। आउटकम बजट और लिंग आधारित बजट इसी श्रृंखला की कड़ी है। आउटकम बजट की अवधारणा 1970 के दशक में विकसित हुई थी। भारत में IIPA के भूतपूर्व सदस्य ए प्रेमचंद्र ने आउटकम बजट को व्यय नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना था। भारत में वर्ष 2005-06 में पहली बार आउटकम बजट पेश किया गया था। इस बजट के माध्यम से शासन तंत्र अधिक कुशल तथा प्रशासन अधिक उत्तरदायी होगा। इस बजट में अलग अलग मंत्रालयों की जानकारी प्रस्तुत की जाती है और साथ ही प्रत्येक मंत्रालय विभाग को प्रत्येक वर्ष इस बात का भी ब्यौरा देना होगा कि उसे किसी परियोजना के कौन से मद में लक्ष्य के आलोक में कितना खर्च करना था, कितना खर्च कर चुके हैं और कितना खर्च कर रहे हैं। आउटकम बजट के द्वारा प्रत्येक योजना से संबंधित परियोजनाओं का भौतिक लक्ष्य निर्धारित होगा और प्रत्येक विभाग मंत्रालय ने उन लक्ष्यों को कहाँ तक हासिल किया इसका भी उल्लेख करना होगा। इस प्रकार आउटकम बजट को ज़्यादा लागत प्रभावी बनाएगा, सरकारी प्रबंधन को भी बेहतर बनाएगा, विशेषकर सर्विस डिलीवरी, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व संबंधित व्यवस्थाएं मजबूत होगी। इस बजट के परिणाम स्वरूप सरकारी अधिकारी भी अधिक परिणाम प्रेरित होंगे और केवल आवंटन राशि के प्रति केंद्रित नहीं होंगे। इस बजट के माध्यम से विभिन्न संघीय परियोजनाओं की दशा को मापने का भी अवसर प्राप्त होगा। इससे अधिक संरचनात्मक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। लिंग आधारित बजट, जेंडर बजटिंग। भारत में महिलाओं की आबादी लगभग पुरुषों की आबादी के बराबर है, परंतु उनके अधिकार क्षेत्र तथा कार्य योगदान पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम है। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा महिला आधारित और महिला सशक्तिकरण के योगदान को बजट में स्वीकार करते हुए जेंडर बजटिंग की शुरुआत की गई। जेंडर बजटिंग की शुरुआत सर्वप्रथम वर्ष 1982 में ऑस्ट्रेलिया में की गई थी। भारत में जेंडर बजटिंग की बात पी चिदम्बरम ने वर्ष 2005-06 के बजट में की थी। जेंडर बजटिंग के माध्यम से सरकार द्वारा महिलाओं के विकास, कल्याण और सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए बजट में एक निर्धारित राशि सुनिश्चित करने का प्रावधान किया जाता है। समाज में पुरुष तथा महिला दोनों के उत्तरदायित्व, भागीदारी तथा क्षमताएं अलग अलग होती है, इसलिए इन दोनों का प्रभाव भी समाज पर अलग अलग होता है। जेंडर बजटिंग के माध्यम से शिशु या महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं पर किया गया व्यय सीधे महिलाओं के जीवन स्तर को प्रभावित करता है। PPBS बजट योजना प्रोग्रामिंग बजट व्यवस्था। PPBS के क्या है? बजट। P का मतलब प्लानिंग, प्रोग्रामिंग का मतलब प्रोग्रामिंग, B का मतलब बजटिंग और S का मतलब व्यवस्था यानी सिस्टम। PPBS बजट प्लानिंग, प्रोग्रामिंग एंड बजटिंग सिस्टम को तत्कालीन राष्ट्रपति जॉनसन द्वारा अमेरिका में वर्ष 1965 में अपनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य नीति निर्धारण को विवेकपूर्ण बनाना था, परंतु वर्ष 1971 में इसे
छोड़ दिया गया। बजट की इस व्यवस्था में नियोजन, कार्यक्रम निर्माण तथा बजट के कार्यों का एकत्रीकरण कर दिया जाता है। के.एल. हांडा के अनुसार कार्यक्रम बजटिंग PPBS बजटिंग के नियोजक पक्ष पर जोर देते हैं, जिसका प्रमुख उद्देश्य अनेक उपलब्ध कार्यक्रमों में से सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करना तथा बजट में धन का आवंटन करते समय आर्थिक अर्थों में सर्वश्रेष्ठ को चुनना है। PPBS से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। PPBS से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित है। फर्स्ट है उद्देश्य की स्पष्ट जानकारी होना। सेकंड पॉइंट है उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अन्य तरीकों पर विचार विमर्श तथा विश्लेषण करना। थर्ड पॉइंट है उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध साधनों का उपयोग किस प्रकार किया जाए। फोर्थ पॉइंट है वर्तमान कार्यक्रम का मूल्यांकन कर निर्णय किए जाए। फिफ्थ पॉइंट है निर्णय लेने के संबंध में क्रमबद्धता होनी चाहिए। PPBS के तत्व कार्यक्रमों पर बल न कि साधनों पर। फर्स्ट पॉइंट क्या है, कार्यक्रमों पर बल न कि साधनों पर बल दिया जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है अन्य विकल्पों पर विचार करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है निष्पादन की माप होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है निष्पादन का पूरक प्रतिवेदन होना चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट है दीर्घ तथा मध्यम अवधि की योजनाएं। अतः कई देशों ने PPBS को अपनाया, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, अमेरिका, ब्रिटेन, नॉर्वे, जापान, न्यूजीलैंड ने कुछ तत्वों को तथा घाना, बोत्सवाना, भारत, पनामा, पराग्वे, होंडुरास, ग्वाटेमाला, कोरिया, श्रीलंका, फिलीपींस, मलेशिया आदि देशों ने अपनाया। ये कितने देश हैं? 21 देशों ने PPBS को अपनाया। राजस्व, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 राजकोषीय समीकरण, सुदृढ़ीकरण तथा सार्वजनिक व्यय प्रबंधन की दिशा में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 फिशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट FRBM एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं प्रभावी कदम है। राजकोषीय समीकरण तथा सरकार के राजस्व प्रबंधन को समुन्नत करने के उद्देश्य से सरकार ने EAS शर्मा की अध्यक्षता में राजकोषीय उत्तरदायित्व विधि निर्माण यानी फिशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशन FRL के लिए जनवरी 2000 में समिति गठित की, जिसका उद्देश्य राजकोषीय प्रणाली के विविध पहलुओं का परीक्षण करना था तथा राजकोषीय दायित्व के संबंध में कानून विधि के प्रारूप के संबंध में संतुष्टि करना था। पर अंतिम रूप में राजकोषीय पारदर्शिता फिशल ट्रांसपेरेंसी पर अहलुवालिया कमेटी की रिपोर्ट 2001 इसका आधार बनी। FRBM एक्ट की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है इस एक्ट के अंतर्गत उन नियमों को बनाना जो राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, आकस्मिक देयता यानी लिबिलिटीज तथा कुल देयता में कमी लाने के संबंध में वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर सके। सेकंड पॉइंट है राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा इन नियमों में निर्दिष्ट लक्ष्यों का तभी अतिक्रमण कर सकते हैं जबकि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अपवाद स्वरूप राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय संकट की स्थिति हो। थर्ड पॉइंट है केंद्र सरकार रिजर्व बैंक के उधार नहीं लेगी। केंद्र सरकार रिजर्व बैंक से उधार नहीं लेगी केवल तभी जबकि नकदी प्राप्ति की अपेक्षा नकद व्यय अस्थायी रूप से अधिक हो तो सरकार अग्रिम के रूप में रिजर्व बैंक से उधार ले सकेगी। फोर्थ पॉइंट है वर्ष 2006-07 से रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमन में खरीद नहीं करेगी। फिफ्थ पॉइंट है केंद्र सरकार अपनी राजकोषीय क्रियाशीलन में आधिकारिक पारदर्शिता लाने में उपयोगी उपाय करेगी। सिक्स पॉइंट है केंद्र सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संसद के दोनों सदनों में वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल सिस्टम AFS या बजट तथा मांग अनुदान के साथ 3 विवरण
प्रस्तुत करेगी। ये है मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट तथा फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट। 7 पॉइंट है बजट के संदर्भ में वित्त मंत्री प्राप्तियों तथा व्ययों की प्रवृत्ति की समीक्षा संसद में प्रत्येक 3 महीने के बाद प्रस्तुत करेगा। FRBM एक्ट के पास होने के बाद सरकार ने इसके अंतर्गत अनेक नियम बनाए जो एक प्रकार से FRBM की क्रियाशीलता से संबंधित थे। FRBM एक्ट पास होने के बाद सरकार ने विजय केलकर की अध्यक्षता में एक एक्ट कार्यदल गठित किया, जिसका उद्देश्य FRBM एक्ट के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राजकोषीय नीति के संबंध में मध्यावधि प्रारूप निश्चित करना था। सूर्यास्त विधायन सनसेट लेजिस्लेशन, यह अवांछित पुराने बेकार और अनुपयोगी कार्यक्रमों को समाप्त करने के लिए नीति समीक्षा की औपचारिक प्रक्रिया है। KL हांडा के शब्दों में यह कार्यक्रम के वैधानिक प्राधिकार की समाप्त की व्यवस्था करने, सेवानिवृत्ति हो जाने वाले सरकारी कार्यक्रमों की अवधारणा को साकार करता है। इसके लिए सरकारी कार्यक्रमों पर विधायी अधिनियम में दी गई समय सीमा तय कर दी जाती है और ऐसी व्यवस्था की जाती है कि जब तक एक विस्तृत पुनर्वलोकन के बाद विधायिका द्वारा उनको मजबूती से दोबारा चलन में लाया जाए, वे स्वतः समाप्त हो जाते हैं। सूर्यास्त विधायन के लाभ। सूर्यास्त विधायन के लाभ निम्नानुसार है। फर्स्ट पॉइंट है ये सरकारी खर्चों में मितव्ययिता को सुनिश्चित करता है। सेकंड पॉइंट है ये सरकारी गतिविधियों के अनावश्यक फैलाव को रोकता है। थर्ड पॉइंट है ये नए कार्यक्रमों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करता है। फोर्थ पॉइंट है अविराम आधार पर सीमित धन के आवंटन का मार्ग प्रशस्त करके यह प्रशासनिक सुसंगतता को सुनिश्चित करता है। फिफ्थ पॉइंट है वर्तमान रूप में चल रहे कार्यक्रमों के मूल्यांकन की मुख्य जिम्मेदारी विधायिका पर डालकर यह उनको समाप्त करने के मामले में कार्यपालिका के प्रतिरोध पर काबू पाने में सहायक होता है। राजस्व संघवाद, फिस्कल फेडरलिज्म। राजस्व संघवाद को वित्तीय संघवाद के रूप में परिभाषित किया जाता है। संघीय शासन प्रणाली में केंद्र और राज्य के बीच न केवल विधायी और प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन होता है, बल्कि वित्तीय शक्तियों का भी विभाजन होता है। वित्तीय स्रोतों के विभाजन को लेकर केंद्र एवं राज्यों के बीच मतभेद पैदा होना स्वाभाविक है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के साथ साथ देश में गणराज्य की भी स्थापना हुई। भारतीय संविधान के अध्याय 12 में वर्णित अनुच्छेद 264 में से 300 में केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों का प्रावधान है। संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि भारत के राष्ट्रपति की आज्ञा से प्रत्येक 5 वर्ष के बाद एक वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी, जिसका संबंध पंचवर्षीय योजनाओं से होगा, जो समय समय पर राज्यों के केंद्र के मध्य वित्तीय संबंधों पर अपने सुझाव देगा। नोट: केंद्र राज्य वित्तीय तथा वित्त आयोग की चर्चा अध्याय 8 में की जा चुकी है। वित्तीय नियंत्रण, फाइनेंशियल कंट्रोल। कार्यपालिका पर विधायिका द्वारा किए गए वित्तीय नियंत्रणात्मक उपायों में वित्त नियंत्रक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, चूंकि कार्यपालिका की सभी गतिविधियों को स्रोत लोकधन है। जो कार्यपालिका है उसकी सारी जो गतिविधियां उसका स्रोत क्या है? लोकधन। अतः इस पर संसद का पर्याप्त नियंत्रण स्वयं सिद्ध है। वित्त पर विधायी नियंत्रण का महत्वपूर्ण उपकरण बजट है।
बजट के तैयार होने के बाद विधायिका में विचार विमर्श व स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता है। संसद में बजट पर सामान्य बहस के दौरान सरकारी नीतियों की आलोचना व समालोचन होता है। इसके पश्चात अनुदान पर चर्चा तथा मतदान होता है। इस चरण के दौरान विपक्षी सदस्यों के द्वारा कटौती प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए जाते हैं। भारत की संचित निधि में से कोई भी धनराशि विधि द्वारा विनियोजित के बिना नहीं निकाली जा सकती, अतः कार्यपालिका द्वारा खर्च या व्यय करने के अधिकार को प्राप्त करने के लिए विनियोग विधेयक पारित किया जाता है, जबकि खर्चों की पूर्ति के लिए वित्तीय साधनों की प्राप्ति हेतु वित्त विधेयक प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसमें नए कर अथवा वर्तमान करों की दरों के संशोधन संबंधित प्रस्ताव होते हैं। बजट पारित होने से के पश्चात संसदीय समितियों के माध्यम से बजट पर नियंत्रण रखती है। इसमें लोक लेखा समिति महत्वपूर्ण है, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा नीतिगत औचित्य व प्राधिकार के संबंध में करती है। वर्ष 1993 में विभागीय समितियों की स्थापना के बाद से संसद का वित्त पर नियंत्रण भी प्रभावशाली हुआ। इन विभागीय समितियों द्वारा प्रत्येक विभाग की अनुदान मांगों की पृथक पृथक समीक्षा की जाती है। अनुमान समिति द्वारा विभिन्न विभागों के प्राकलनों की तार्किकता व वैज्ञानिकता के आधार पर समीक्षा की जाती है। लोक उपक्रम समिति सरकार के वाणिज्य उपक्रमों की रिपोर्ट को देखती है। स्पष्ट है कि विधायिका द्वारा वित्त पर बजट के माध्यम से नियंत्रण किया जाता है। इसमें बजट पारित किए जाने के दौरान नियंत्रण के अलावा बजट के क्रियान्वयन के पश्चात भी लेखा परीक्षा के माध्यम से नियंत्रण शामिल है। कुछ अनुदान मांगों का बिना चर्चा ही पारित कर दिया जाता है। बजट में चर्चा के दौरान गैर आर्थिक मुद्दों को उठाना, विपक्षी सदस्यों का नकारात्मक सहयोग इत्यादि के कारण वित्त पर विधायी नियंत्रण की प्रभावशीलता कुछ भी सीमित हो जाती है। संसदीय समितियां पार्लियामेंट्री कमेटी संसदीय समितियां निम्नलिखित है। लोक लेखा समिति वित्त पर विधायी नियंत्रण के मुख्य उपकरणों में लोक लेखा समिति भी प्रमुख है। यह एक स्थायी संसदीय समिति है। इस समिति की स्थापना सर्वप्रथम वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत वर्ष 1923 में हुई। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से होते हैं। समिति की अध्यक्षता विपक्षी दल का सदस्य करता है। लोक लेखा समिति नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट, जिसे संसद में राष्ट्रपति द्वारा रखा जाता है, की जांच करती है। इस संबंध में लोक लेखा समिति के निम्नलिखित कार्य हैं। फर्स्ट पॉइंट है, खर्च की गई राशियां उन्हीं कार्यों या मदों पर खर्च की गई है जिनके लिए वे स्वीकृत की गई थी, इसकी जांच करना। सेकंड पॉइंट है, खर्च संबंधित प्राधिकारी द्वारा किए गए हैं या नहीं। थर्ड पॉइंट है, प्रत्येक पुनः विनियोग उन प्रावधानों के अनुसार किया गया है जो सक्षम अधिकारी द्वारा नियमों के अनुसार बनाए गए थे। इसके अतिरिक्त समिति राज्य निगम व्यवहार तथा विनिर्माण योजनाओं व प्रतिष्ठानों के भी आय व्यय संबंधित लेखा विवरणों, कुछ स्वायत्त व अर्ध स्वायत्त संस्थाओं के लेखा विवरणों की जांच करती है। यह किसी वित्त वर्ष में खर्च की राशि स्वीकृत राशि से अधिक है तो समिति संबंधित परिस्थितियों की जांच करेगी और इस प्रकार उपरोक्त के संबंध में उचित सिफारिशें करती है। लेकिन लोक लेखा समिति का संबंध ऐसी हानियों एवं व्ययों से होता है जो हो चुके हैं, अर्थात समिति का नियंत्रण सब परीक्षा की भांति है। नीति संबंधी प्रश्नों से भी समिति का कोई संबंध नहीं है। अपने कार्य हेतु समिति कैग की रिपोर्ट पर निर्भर है तथा समिति की रिपोर्ट पर संसद में विस्तृत विचार विमर्श नहीं होता, अतः अनियमितता संबंधी मामले पूर्ण रूप से सामने आ पाते हैं। उपरोक्त सीमाएं परस्पर
समिति की प्रभावशीलता को कुछ हद तक प्रभावित करती है। तथापि अशोक चंद्रा के अनुसार अनेक वर्षों के दौरान समिति ने पूर्ण रूप से उन प्रत्याशाओं को पूरा किया है जो सार्वजनिक खर्चों पर नियंत्रण के मामले में इसके पास प्रभावशाली शक्ति विकसित होनी चाहिए। इस प्रकार समिति द्वारा लोक वित्त उपयोग के व्यापक परीक्षण संभवतः ऐसा सर्वोत्तम माध्यम है जिसके द्वारा करदाता यह देख पाता है कि उसके धन का किस प्रकार उपयोग किया जाता है। अनुमान समिति एक स्थायी संसदीय समिति है। वित्त पर विधायी नियंत्रण स्थापित करने में इस समिति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहली अनुमान समिति का गठन वर्ष 1950 में वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया था। इस समिति में 30 सदस्य होते हैं तथा सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति सभापति द्वारा इसके सदस्यों में से की जाती है। समिति का काम बजट में सम्मिलित अनुमानों की जांच करना और सार्वजनिक खर्चों में मितव्ययिता के उपाय सुझाना है, इसलिए इसे सतत मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। किसे? अनुमान समिति को। अनुमान समिति के कार्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट है अनुमानों में निहित नीति के आधार पर मितव्ययिता, संगठन, कार्यकुशलता तथा प्रशासकीय सुधारों की प्रभावशीलता के संबंध में प्रतिवेदन देना। सेकंड पॉइंट है प्रशासन में मितव्ययिता व कार्यकुशलता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना। थर्ड पॉइंट है इस बात की जांच करना कि धनराशि का निर्धारण अनुमानों में निहित सीमा के भीतर ही है। फोर्थ पॉइंट है संसद के समक्ष अनुमान प्रस्तुत करने संबंधी सुझाव देना। इस प्रकार समिति संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले अनुमानों में निहित नीतियों से संगति रखते हुए मितव्ययिता संबंधी सुझाव देती है, लेकिन अनुमान समिति नीति संबंधी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा एक बार में एक ही मंत्रालय की समीक्षा की जाती है, अतः दूसरी समीक्षा में काफ़ी समय लग जाता है। इस समिति को लोक लेखा समिति की तरह कोई विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध नहीं है, अतः समिति की प्रभावशीलता कुछ सीमित हो जाती है। तथापि समिति अच्छे अनुमान बनाने में मंत्रालयों की सहायता करती है, अनेक मामलों में राय देकर नीति निर्माण में सहायता करती है। इसके अतिरिक्त मितव्ययिता के बारे में सुझाव देकर समिति दाताओं के धन के उचित प्रयोग के बारे में मार्गदर्शन करती है। वित्त मंत्रालय प्रशासन का केंद्र बिंदु वित्त मंत्रालय को माना जाता है, जो बजट के निर्माण से लेकर बजट के क्रियान्वयन एवं नियंत्रण पर अपनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस मंत्रालय को आय से संसाधन जुटाने तथा व्यय करने की स्वीकृति देने के दोहरे दायित्व सौंपे गए हैं। वित्त मंत्रालय अपनी भूमिका निम्न तरह से निभाता है। फर्स्ट पॉइंट है नीति निर्माण में यह सरकार के लिए नीतियों, वित्तीय स्थिति, तथ्यों तथा प्राथमिकताओं के क्रम में सलाहकार की भूमिका निभाता है। यह विभिन्न मंत्रालय, विभागों तथा सरकारी और गैर सरकारी संगठनों में प्राप्त सुझावों के माध्यम से देश के लिए नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेकंड पॉइंट है समीक्षक के रूप में प्रत्येक मंत्रालय अपनी मांगों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं। वित्त मंत्रालय उन मांगों का अध्ययन कर विभागों से जवाब तलब करता है। थर्ड पॉइंट है वित्तीय विश्लेषणकर्ता के रूप में वित्त मंत्रालय देश की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए समस्त आर्थिक संसाधनों के बारे में सूचना एकत्रित करता है, जिससे इन सूचनाओं का विश्लेषण किया जा सके। फोर्थ पॉइंट है नियंत्रक के रूप में सरकार के सभी मंत्रालय विभागों के आय व्यय पर निगरानी रखते हुए अनावश्यक व्यय को नियंत्रित करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है समन्वयक के रूप में वित्त मंत्रालय समस्त विभागों व मंत्रालयों में समन्वय व सामंजस्य स्थापित करता है, क्योंकि सभी संगठनों के लिए वित्त एक रक्त की भांति है। सिक्स पॉइंट है संग्रहणकर्ता के रूप में सरकार के आय संसाधनों में वृद्धि, नई योजनाओं का संचालन, व्यय
पर नियंत्रण तथा मितव्ययिता एवं कार्यकुशलता के संबंध में नवाचारों का उपयोग वित्त मंत्रालयों के द्वारा किया जाता है, जो विभिन्न करों, ऋणों, शुल्कों व विदेशी सहायता के माध्यम से विभिन्न कार्यों संपादित कराता है। वित्त मंत्रालय का संगठन। वित्त मंत्रालय का राजनीतिक प्रमुख एक कैबिनेट स्तर पर मंत्री होता है, जिसकी सहायता के लिए राज्य मंत्री होते हैं, जबकि प्रशासनिक प्रमुख वित्त सचिव होता है, जिसकी सहायता के लिए आर्थिक मामलों के सचिव, राजस्व सचिव, व्यय सचिव एवं विनिवेश सचिव होते हैं, जो अपने अपने विभाग के प्रमुख होते हैं। इनकी सहायता के लिए अन्य सचिव होते हैं। वित्त मंत्रालय के विभाग। वित्त मंत्रालय के 5 विभाग हैं। वित्त मंत्रालय के निम्न 5 विभाग हैं। आर्थिक कार्य विभाग। यह विभाग समकालीन आर्थिक प्रवृत्तियों का परीक्षण करता है, साथ ही यह सरकार को बाहरी तथा आंतरिक मामलों में प्रभावित करने वाली मामलों में सलाह देता है। इसमें वाणिज्यिक बैंकों तथा सार्वजनिक ऋण संस्थानों का कार्य संचालन शामिल है। आर्थिक कार्य विभाग के संभाग। इस विभाग में निम्न संभाग होते हैं। फर्स्ट है आर्थिक संभाग, सेकंड है वित्त संभाग, थर्ड है बजट संभाग, फोर्थ है पूंजी बाजार संभाग, फिफ्थ है द्विपक्षीय सहयोग संभाग, सिक्स्थ है सहायता, लेखा तथा अंकेक्षण नियंत्रण संभाग, सेवंथ है विदेश व्यापार संभाग, 8 है प्रशासन संभाग, 9th है फंड बैंक संभाग, 10th है भारतीय आर्थिक सेवा संभाग तथा 11th है आधारभूत संरचना संभाग। आर्थिक कार्य विभाग के कार्य। व्यय विभाग के आर्थिक कार्य निम्न है। फर्स्ट है देश की आर्थिक स्थिति और बजटीय स्थिति पर नजर रखना। सेकंड है रेलवे के अतिरिक्त अन्य मंत्रालयों एवं विभागों की मांगों से युक्त आम बजट, यूनियन बजट निर्मित करना, संसद में प्रस्तुत करना तथा उसका क्रियान्वयन करना। थर्ड पॉइंट है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 का क्रियान्वयन तथा संबंधित नीति निर्माण करना। फोर्थ पॉइंट है राष्ट्रपति शासन लगे राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का बजट निर्मित करना। फिफ्थ पॉइंट है स्वर्ण, चांदी, सिक्कों, स्टाम्प, नोटों, चेक, प्रतिभूतियों, बजट पत्र, पासपोर्ट यानी प्रकाशन तथा प्रोमिसरी नोट इत्यादि से संबंधित कार्य करना। सिक्स पॉइंट है आवश्यकता अनुसार विदेशी ऋण तथा प्रबंधन करना तथा भारत फोरम, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम तथा अन्य संगठनों एवं राष्ट्रों से ऋण, उधार या अनुदान संबंधी कार्यों का निर्धारण करना। 7 पॉइंट है नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रों को दी गई उधारी के मामले में निस्तारित करना। भारत सरकार को टकसालों, सिक्योरिटी, मुद्रालयों, परख विभाग, स्वर्ण एवं रजत परिशोधन केंद्र एवं स्वर्ण एकत्रण, कम सह वितरण केंद्र इत्यादि पर नियंत्रण एवं प्रशासनिक कार्य निष्पादन करना। रुपए की विनिमय दर संबंधित नीति निरूपण करना। वित्त विभाग वित्त आयोग को प्रशासनिक सहायता एवं सिफारिश का क्रियान्वयन कराना। केंद्र सरकार के उधार लेने एवं ऋण देने की ब्याजों दरों का निर्धारण करना। भारतीय आर्थिक सेवा का संवर्ग प्रबंधन करना। देश की साख, राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियों का क्रियान्वयन करना। संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसरण में संसद में आकेक्षण प्रतिवेदन रखवाना। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।